Welcome students to another class of revision class of economics 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। तो हमारा अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैंने पूरा सारा चैप्टर्स आपको करा दिया है और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप इसी तरह से मुझे इंस्पायर करते रहिए। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपके डाउट्स को पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है गवर्नमेंट बजट। तो बच्चों, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट सर, किस बात का एस्टिमेट? एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कि कितना पैसा सरकार के पास आएगा और उसमें से सरकार कितना खर्च करेगी। तो कॉमन सेंस है, अगर रिसीप्ट्स हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो उसको हम फेवरेबल बजट बोलते हैं, और अगर रिसीप्ट्स हमारे एक्सपेंडिचर से कम हो गया तो उसको हम डेफिसिट बजट बोलते हैं। दैट्स इट। अगर डेफिसिट बजट होता है तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, जिसको बोरोइंग्स बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इज वेरी सिंपल, यही तो है बजट में। तो हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सीबीएसई इस चैप्टर से क्या डिमांड करेगी। सीबीएसई इस चैप्टर से डिमांड करेगी कि भाई, आपको गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स पता है या नहीं है। क्या आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? क्या आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पता है या नहीं है? क्या आपको यह भी पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और अगर पता है तो उसको कैसे सुधारा जाता है? बस बस सीबीएसई इतना डिमांड करती है। अब इतना पढ़ लो अच्छे से, देखो इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। तो देखो, सबसे पहला है बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनियन बजट। उसको यूनियन बजट हम लोग कहते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। यूं तो सारे स्टेट गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट प्रिपेयर करेगी तो उसको यूनियन बजट बोलेंगे, और इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा है टिल 2017 रेलवे एंड यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली। रेलवे बजट अलग से पेश होता था, उसे रेलवे मिनिस्टर पेश करते थे, और फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट बजट को पेश करते थे, यूनियन बजट को पेश करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद से रेलवे बजट को भी यूनियन बजट के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया, तो सेपरेटली अब वो पास नहीं होता है। 1973-1974 का जो बजट था उसे ब्लैक बजट कहा गया था, बिकॉज उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डेफिसिट निकाला था 550 करोड़ का, जो उस समय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ठीक है, तो इसको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए याद रखोगे। वेलकम हलवा सेरेमनी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड स्टाफ 10 डेज बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बजट। बाबू, हमारे इंडिया में ये ना ऐसा मान्यता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तो बजट एक बहुत अच्छा काम होता है जिससे पहले लोग मुंह मीठा करते हैं हलवा से। हमारा ट्रेडिशनल फूड है हलवा। तो उससे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर्स है, जो बजट को बनाया है, इनके साथ एक हलवा सेरेमनी होता है बजट के 10 दिन पहले। तो बजट जनरली पेश होता है 1 फरवरी, तो हलवा सेरेमनी उससे 10 दिन पहले होता है। Date of announcement of budget is February 1 so as to have sufficient time for its implementation on April 1 every year। हर साल 1 फरवरी को हम पेश करते हैं बजट, ताकि 1 अप्रैल से हम उसको लागू कर सके। क्लियर है इतना? अब सीधे मैं आ जाता हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करोगे, इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है, एकदम आएगा, समझ लो आ गया। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाबू, इसको समझना, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनना। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट में हम ये तय करते हैं कि गवर्नमेंट का जो एम है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या सोशल इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब प्रोडक्शंस को बढ़ाना, सोशल इंटरेस्ट मतलब सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। तो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाने का स्कीम्स निकालते हैं, लोगों को, प्रोड्यूसर्स को हम ये इंस्पायर करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, हम आपको सब्सिडीज देंगे इनपुट्स पे, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। ठीक है, लेकिन जब हमें सोशल इंटरेस्ट पे ध्यान देना होता है तो हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर्स पे, जैसे सिगरेट्स हो गया, लीकर हो गया, ऐसे इंडस्ट्रीज पे ना बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं,
ताकि इनका हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो कम हो जाए, और रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हैं। रीएलोकेट मतलब वहां से उठा करके हम सोशल इंटरेस्ट पे खर्च करते हैं। सोशल इंटरेस्ट का मतलब होता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को फॉलो करता है, और वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, ये बजट का अहम ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जो अमीर और गरीब में दूरी है उसको कम करना। कैसे? ये बहुत बार मैंने बताया आपको कि जो रिच पीपल है उनसे टैक्स ज्यादा ले लो, और ये टैक्स का पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुअर पीपल में। उनको फ्री में खाना दे दो, उनको फ्री में एजुकेशन दे दो, उनको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो, तो गरीब थोड़ा अमीर हो जाएगा, अमीर थोड़ा सा गरीब हो जाएगा, तो दूरी कम हो जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाबू इसके लिए तुमको समझना चाहिए कि स्टेबिलिटी का उल्टा होता है इनस्टेबिलिटी, ठीक है? तो अगर मान लो इनस्टेबल हमारा इकोनॉमी है, हमारा इकोनॉमी क्या है? इनस्टेबल है। इनस्टेबल कब होता है? जब हमारे कंट्री में या तो इन्फ्लेशन हो या फिर क्या हो मुन्ना लोग? डिफ्लेशन हो। तो ये जो इनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसको स्टेबल करना बजट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। होपफुली क्लियर है? यस सर। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो पीएसयू सेक्टर है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, उसका फंडिंग करना, और अगर जरूरत पड़े तो डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी उनको बेच देना प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। ये हम बजट में ही तय करते हैं। देन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा एम होता है, बजट का एम होता है कि कैसे हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों का पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं जिससे लोगों का इनकम बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े। इस पर ध्यान होता है बजट का। और सबसे अंत में आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। भैया हमें रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी रीजन में बिल्कुल कम डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में कम डेवलपमेंट हो रहा है, कर्नाटका में ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब रीजनल इम्बैलेंस होता है। हमें उसको बैलेंस करना है, यानी हर रीजन में सेम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट हमें कराना है। ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये 1 2 3 4 5 6 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाबू अब तुम पढ़ने वाले हो रीढ़ का हड्डी, जो बजट का जिस चैप्टर का रीढ़ का हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो पढ़ने वाले हो। अगर इसको पूरा दिमाग में उतार लेते हो तो बजट समझ लो तुम्हारा उतर गया, ठीक है? तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। काफी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, एकदम तुरंत समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो, रेवेन्यू बजट का फिर से दो हिस्सा होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट का फिर से दो हिस्सा होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट का। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब पैसे का आना, रिसीप्ट मतलब पैसे का आना। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझना। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब होता है ऐसा रिसीप्ट, रिसीप्ट मतलब पैसे का आना, जिससे गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाता है और एसेट घट जाता है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूं। कैपिटल रिसीप्ट ऐसी प्राप्ति को कहते हैं, ऐसे रिसीप्ट को कहते हैं जिससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ जाए। जैसे गवर्नमेंट लोन ले रही है तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ गया, पैसा आ रहा है, लोन लेने से पैसा आता है, लायबिलिटी बढ़ता है। या गवर्नमेंट अपना कोई एसेट्स बेच रही है जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन एसेट घट रहा है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या होता है, इससे इसको रिलेट करना। यहाँ पे क्या हो रहा था, लायबिलिटी बढ़ेगा, एसेट घटेगा। यहाँ पे ना तो लायबिलिटी बढ़ेगा, ना ही आपका एसेट घटेगा, ठीक है? ये सिंपल रिसीट्स होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्च होता है जिससे गवर्नमेंट का एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है। जस्ट इसका उल्टा, एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है। लायबिलिटी कब घटेगा? जब सरकार लोन्स रीपे करेगी, पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी घट रहा है।
और क्या हो रहा है, एसेट्स पे खर्च कर रही है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रही है, प्लांट एंड मशीन खरीद रही है, तो एसेट बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर से अगर उसको रिलेट करें, तो इसमें ना ही एसेट बढ़ता है और ना ही तुम्हारा लायबिलिटी घटता है। ये रोज का खर्चा होता है जो रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट करती है। होपफुली इतना समझ गए। अब आ जाओ, अब देखो रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो दो प्रकार का होता है, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। बहुत ध्यान से समझना, टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स का पैसा सरकार के पास आना। दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया। आप सैलरी कमा रहे हो, सैलरी से पैसा आ रहा है और सरकार उस सैलरी पे आपसे टैक्स ले रही है, ठीक है। तो आपका जो इनकम आ रहा है सैलरी से, बहुत ध्यान से समझना, सरकार क्या करती है ना, पहले ही टैक्स काट लेती है, जिसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी आपका जो बर्डन है टैक्स का, वो आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको खुद अपना इनकम से वो टैक्स देना है। तो मैंने लिखा है डायरेक्ट टैक्स मतलब बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, whereas इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जहां पे बर्डन कैन बी शिफ्टेड। जैसे मैं समझा रहा हूं, सपोज तुम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल के बैठे हो, तो गवर्नमेंट ने तुमसे कहा कि भाई तुम जितना भी टेलीविजन बेच लो, रेफ्रिजरेटर्स बेच लो, जब भी बेचोगे तो मुझे 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम क्या करते हो ना, तुम जब रेफ्रिजरेटर कस्टमर को बेचते हो तो उसी बिल में एक बिल बनाते हो, उसी में जीएसटी जोड़ देते हो। यानी रेफ्रिजरेटर अगर 10,000 का है, उसमें 5% टैक्स जोड़ देते हो जीएसटी का, तो वो 10,500 रुपया होता है और बिल थमा देते हो कस्टमर को। तो जो 5% का टैक्स हुआ वो तुम्हारे बदले किसने पे किया, तुम्हारे बदले कस्टमर ने पे किया। इसका मतलब तुमने बर्डन को शिफ्ट कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे तब तुम्हारे पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। बाबू प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मतलब उल्टा, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो टैक्स कम लगेगा, अगर आपका इनकम कम है तो टैक्स ज्यादा लगेगा। सर समझ नहीं आया, समझो यार। अमीरों को ज्यादा टैक्स, अमीरों से कम टैक्स लिया जाता है और गरीबों से ज्यादा। कैसे, मैं समझाता हूं। सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, एक अमीर और एक गरीब दोनों पहुंच गया, दोनों पहुंच गया एक एसी खरीदने। मान के चलो, गरीब मत समझो उसको, मिडिल क्लास समझ लो, मिडिल क्लास और एक रिच है, दोनों चला गया एसी खरीदने। एसी का प्राइस था 40,000 रुपीज और दोनों से दुकानदार ने 5% का टैक्स लिया। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा बाबू, 2,000। तो मिडिल क्लास वाले लोग ने 2,000 रुपया जीएसटी दिया और जो रिच आदमी था वो भी 2,000 रुपया टैक्स दिया, वो भी 2,000 रुपया जीएसटी दिया, ठीक है। मान लो मिडिल क्लास का टोटल इनकम है 1 लाख और रिच का टोटल इनकम है 10 लाख। तो अब तुम रेट ऑफ टैक्स निकाल लो। तो अपना 1 लाख में से ये 2,000 रुपया टैक्स दे रहा है, मतलब कितना परसेंट दे रहा है, 2%। ये 10 लाख रुपया इनकम पे 2,000 दे रहा है, यानी 0.2%। तो किससे ज्यादा लिया गया, गरीब से ज्यादा लिया गया, अमीर से कम लिया गया। इसको कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। होपफुली समझ गया, ओके। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है जीएसटी। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट का दो हिस्सा है, एक टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से पैसा आता है, और टैक्स आपने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरा सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार कहां से पैसा लाती है, ध्यान से देखो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, यानी सरकार, गवर्नमेंट जो लोन्स देती है ना, अपने स्टेट्स को देती है या किसी दूसरे कंट्री को देती है, वहां से जो इंटरेस्ट आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। दूसरा है प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयूज, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट का कंपनी है, वहां से जो सरकार को प्रॉफिट आता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। फीस एंड फाइन्स, यानी आप हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हो तो पुलिस पकड़ के आपसे फाइन लेती है, वो भी सरकार के खाते में जाती है, जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट, मान लो तुम्हारा घर था हाईवे के बगल में और वहां पे सरकार एरोड्राम बना रही है, तो आपके घर को तोड़ के एरोड्राम बना रही है, या फिर तोड़ के नहीं, समझ लो कि उसके जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी में एरोड्राम बन रहा है,
तो आपका जो घर और जमीन का वैल्यू था ना वो अचानक से बढ़ जाता है। तो अचानक से जब बढ़ जाता है तो आपसे सरकार ज्यादा टैक्स लेने लगती है और उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। और सबसे अंत में है इश्चिट, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत संपत्ति है और वो बेचारा मर गया और उसके पास कोई नॉमिनीज नहीं है, तो उसका सारा पैसा किसका हो जाता है? सरकार का हो जाता है। उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। गॉट इट? तो सरकार के पास रेवेन्यू रिसीव दो तरह का आता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सरकार का रेगुलर खर्चे क्या होती है? सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी बोनस देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, जो उसने लोन लेके रखा है आरबीआई से या फिर मान लो सपोज करो किसी दूसरे कंट्री से लोन लेके रखा है या वर्ल्ड बैंक से लिया, आईएमएफ से लिया, वहां पे इंटरेस्ट देना, सब्सिडीज देना, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देना, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब इस बात को याद रखना कि रेवेन्यू रिसीव्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तो इसको फेवरेबल माना जाता है, और अगर रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होता है तो इसको अनफेवरेबल माना जाता है, उसको डेफिसिट कहा जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल बजट का। कैपिटल बजट का दो हिस्सा है, कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझना। कैपिटल रिसीव मैंने समझा दिया था, ऐसा रिसीव जिसपे लायबिलिटी बढ़ता है और एसेट घटता है। तो इस रिसीट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है मार्केट बोरोइंग्स। मार्केट मतलब होता है पब्लिक, है ना? पब्लिक से सरकार बोरो करती है, कैसे? अपना बॉन्ड्स इश्यू करके। तो पब्लिक उसको खरीदती है और वो पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है, तो वो मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, जरूरत पड़ने पे सरकार आरबीआई से और कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, तो उससे भी सरकार का लायबिलिटी बढ़ता है, वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, किसी कंट्री को, वहां से वो लोन वापस आ गया, यानी वो लोन चुका दिया, उस कंट्री ने सरकार का लोन चुका दिया। बात को समझो, जब सरकार, गवर्नमेंट ने ये लोन दिया था तो गवर्नमेंट के लिए वो एसेट था, और जब वो लोन उस कंट्री ने चुका दिया तो एसेट घट गया। एसेट घट गया और एसेट घटेगा तो कैपिटल रिसीट्स में आता है, इसलिए रिकवरी ऑफ लोन्स आ गया। नेक्स्ट आता है डिस इन्वेस्टमेंट, यानी सरकारी कंपनियों को दूसरों प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों बेच देना, यानी अपना एसेट कम कर देना, बदले में पैसे लेना, इसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा है स्मॉल सेविंग्स, जैसे आम लोग जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, तो सरकार के लिए क्या होता है? आम लोगों के लिए वो तो एसेट हो गया, लेकिन सरकार के लिए वो लायबिलिटी हो गया। सरकार के पास पैसा आया लेकिन लायबिलिटी बढ़ गया, तो उसको स्मॉल सेविंग्स बोलते हैं। फिर आता है प्रोविडेंट फंड्स, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या गैर सरकारी करते हैं, तो उनके सैलरी से प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है और वो पैसा सरकार के खजाने में जाती है, तो उससे सरकार का लायबिलिटी बढ़ता है। पैसा तो आ रहा है पर सरकार का लायबिलिटी बढ़ता है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट्स हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बेसिक क्या है? ऐसा खर्चा जिससे कंट्री का एसेट बढ़ेगा और कंट्री का लायबिलिटी घटेगा। तो इसमें क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, एसेट बढ़ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये सब गवर्नमेंट खरीदती है। प्लांट एंड मशीन खरीदना, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो लोन सरकार ने लिया है उसको रीपे करना, उससे लायबिलिटी घटता है, और वो जो खर्चा हो रहा है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेते हैं। तो होपफुली कंपोनेंट्स ऑफ बजट इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आओ बाबू लोग, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो बढ़िया से, अपने खून में बसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ बजट, तीन तरह का बजट होता है। पहला हो गया बैलेंस बजट। बैलेंस बजट कब होगा मुन्ना? जब टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जितना पैसा आ रहा है खर्चा भी उतना ही होगा। ठीक है, तो टोटल रिसीट मतलब अभी तुम लोग पढ़े थे कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट कब होता है? जब हमारा किस्मत चमका हुआ रहता है, टोटल रिसीट्स ज्यादा होता है किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट कब होता है? जस्ट इसका उल्टा, यानी टोटल रिसीट्स कम पड़ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर से, खतरे की घंटी टन से बच जाती है, इसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। अब सवाल है कि डेफिसिट बजट जो है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो इसके तीन टाइप्स हो सकते हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट,
दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कब कहलाता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवर्स करके जाओ, देख लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है। रेवेन्यू रिसीट्स भी बताया था, थोड़ा सा रिवर्स करके जाओ, दोबारा देख लो, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार का जो रेगुलर इनकम है वो रेगुलर खर्चों को मीट नहीं कर पा रही है। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? इंडिकेट्स डिस सेविंग्स। बाबू, डिस सेविंग्स का मतलब होता है कि सरकार अपने पुराने सेविंग्स में से पैसे खर्च करने लगती है। उसका इनकम तो आ नहीं रहा है लेकिन खर्चा तो करना होगा, तो अपने पुराने सेविंग्स को उठा के खर्च करती है, जिसको डिस सेविंग्स बोलते हैं। दूसरा रीपेमेंट बर्डन। अब ऐसा होने से अगर मान लो सेविंग्स नहीं है तो हमें लोन लेना पड़ता है खर्चों को पूरा करने के लिए। तो लोन लोगे तो रीपेमेंट बर्डन बढ़ेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम डेब्ट ट्रैप में फंसते भी जाते हैं, लीड्स टू इन्फ्लेशन। अब क्या होता है कि नया नया नोट छापना पड़ता है, मनी सप्लाई बढ़ाना होता है। मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ाओगे इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमी में आ जाएगा। तो ये सब इंप्लीकेशंस होता है रेवेन्यू डेफिसिट का। अब इसको हम सुधार कैसे सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को? तो बहुत सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट कब अराइज होता है? जब रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। तो हमें उसको सुधारने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना होगा और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ाना होगा। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या बढ़ा सकते हैं? हम टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, हम फीस एंड फाइन्स बढ़ा सकते हैं, अब ये भी पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम कर सकते हैं? हम सब्सिडीज को कम कर सकते हैं, हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां ध्यान से देखो, मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करो जिसमें आप लेस सब्सिडी दो और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करो, और इंक्रीज इन टैक्सेस एंड फाइन्स। फाइन्स और टैक्सेस खूब बढ़ा दो। आप जाओगे रास्ते में खूब चेकिंग बढ़ता है तो उस समय समझना कि हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आता है फिस्कल डेफिसिट, बहुत ध्यान से समझना। फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मैं समझाता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीप्ट्स हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स। लेकिन यहां पे बोल रहा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तुम्हें पता है कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर बोरोइंग्स आता है। कैपिटल रिसीप्ट यानी जो लायबिलिटी को बढ़ाता है तो उसमें बोरोइंग्स आता है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सक्लूड करना है, यानी कैपिटल रिसीप्ट्स में से आप माइनस कर दो बोरोइंग्स, माइनस कर दो आप बोरोइंग्स, ठीक है। बस इतना सिंपल सा चीज है। अब इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये दोनों मिलके आता है टोटल एक्सपेंडिचर। इधर से इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालो तो ये हमारा आर आर प्लस सी आर और ये प्लस माइनस माइनस बोरोइंग्स। तो ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, ये आता है टोटल रिसीप्ट, ठीक है। ये आता है टोटल रिसीप्ट माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस बोरोइंग्स। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इसको ना हम लोग बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। तो अरे भैया देखो क्या डिराइव हो गया, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप अच्छे से डिराइव कर लो ये फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें चाहिए जो बोरोइंग्स दैट इक्वल बैलेंस टू फिस्कल डेफिसिट। और कई लोग फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ बोरोइंग्स भी बोलते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है कि हमारा डेफिसिट कितना है, बजट डेफिसिट कितना है, और उसको पूरा करने के लिए हमें कितने का बोरोइंग्स लेना पड़ता है। तो जब इसका न्यूमेरिकल आता है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, जब इसका न्यूमेरिकल आता है तो क्वेश्चन में जब बोरोइंग्स लिखा रहता है तो बोरोइंग्स इज इक्विवेलेंट टू फिस्कल डेफिसिट। इसको याद रखना, बोरोइंग्स का मतलब ही होता है फिस्कल डेफिसिट। तो जो बोरोइंग्स का अमाउंट है उसी वही फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट हो जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अब फिस्कल डेफिसिट का देखो इंप्लीकेशंस क्या क्या होता है। हमें नोट छापना पड़ता है, मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, इसलिए इन्फ्लेशन आ जाता है। दूसरा,
फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, फॉरेन से हमें लोन लेना पड़ता है फॉरेन कंट्री से, तो उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। लीड्स टू डेट ट्रैप, अब उस लोन को चुकाने के लिए हम दोबारा फिर से लोन लेते हैं, तो हम एक लोन की जाल में फंस जाते हैं। और फिर फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, हम खुद तो अभी जी लेते हैं लेकिन लोन का बर्डन हम फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ के जाते हैं। तो ये कुछ इंप्लीकेशंस है फिस्कल डेफिसिट का। अब सवाल है इस फिस्कल डेफिसिट को, ये जो डेफिसिट है इसका फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। तो हमने सिखाया आपको फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग्स, और वो बोरोइंग्स हम कहां कहां से करते हैं, हम करते हैं एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, एक चीज हो गया हम नोट छाप करके उस डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं, और दूसरा है बोरोइंग्स यानी हम पब्लिक से, आरबीआई से, फॉरेन कंट्रीज से लोन लेकर के उस डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया फिस्कल डेफिसिट। अब आता हूं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। बाबू नेट इंटरेस्ट पेमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे नेट क्यों यूज किया गया है, बिकॉज नेट इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट माइनस माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे भी करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव भी करती है। इंटरेस्ट कब रिसीव करती है, जब वो किसी और को लोन देती है, वहां से इंटरेस्ट मिलता है उसको। और पे कब करती है इंटरेस्ट, जब वो लोन लेती है। तो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज नेट इंटरेस्ट पेमेंट। और उसको जब तुम फिस्कल डेफिसिट से माइनस करोगे यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का इंप्लीकेशन देखो क्या होता है, इट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द फिस्कल डेफिसिट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। यानी फिस्कल डेफिसिट जो खास बोरोइंग्स है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चुकाना, उस कितना चुकाना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, वो हमें बताती है प्राइमरी डेफिसिट। और वो सरकार के लिए एक इंडिकेशन होता है कि आपने टोटल कितने का लोन लिया हुआ है इंटरेस्ट को छोड़ करके। उम्मीद करता हूं ये सीख गए। अब इसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो कल के क्लास में हम लोग करेंगे। कल हम नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और फिस्कल और बजट से जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब हम लोग डील करेंगे। तो इंतजार कीजिए कल के क्लास का, और यहाँ तक बहुत अच्छे से आप पढ़ के रखिए।